वो गुस्से में सोफे से उठ खड़े हुए। डैडी, शी इज़ माई वाइफ। गले में उभरती गिल्टी वाज़ेह नज़र आई थी। अदन ने इसे ऐसे देखा जैसे इसकी दिमागी हालत पे शुबह। जस्ट शट अप। मैंने हर चीज़ कुछ दिन के लिए तुम्हारे हवाले कर दी, तो इसका ये मतलब है कि तुम हर शय में अपनी मनमानियाँ करने लगोगे। तलाल की धाड़ पूरे फ्लैट में गूंज रही थी। जहाँ से इसे लाए वहीं छोड़ कर आओ। और तुम लड़की, मेरे बेटे को तो अच्छे बुरे की वैसे ही तमीज़ नहीं है। तुम्हारे लिए ये बेहतर है अभी के अभी यहाँ से निकलो। तलाल जैसे ही इसकी जानिब बढ़े वो फ़ौरन इनके और अदन के दरमियान आकर खड़ा हो गया। फॉर गॉड सेक डैडी, कहाँ जाना है इसने? मेरी बीवी है तो मेरे ही घर में रहेगी ना। बकवास मत करो मेरे सामने। तुम्हारा क्या ख्याल है तुम किसी भी राह चलती लड़की को पकड़ कर ले आओ और कह दो कि ये तुम्हारी बीवी है, तो मैं यकीन कर लूँगा? पागल समझ रखा है क्या? देखिए अंकल, आपको कोई अदन कुछ कहने ही लगी थी कि दाम ने इसे ऐसी नज़रों से देखा, दोबारा इसमें सर उठाने की भी हिम्मत ना हुई। लड़की, तुमने सुना नहीं क्या? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, फ़ौरन यहाँ से निकलो। दोबारा इस तरफ मुंह भी मत करना, वरना जानती नहीं हो मुझे। जैसे ही वह दोबारा इसकी जानिब बढ़े, दाइम ने अदन को बाजू से पकड़कर अपने पीछे कर लिया। डैडी, ये कह नहीं जाएगी। आपको जो कहना है मुझसे कहें, इसे बीच में मत लाएं। बेटे की डिटाई पर वो खोल कर रह गए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अली से आपकी बात करवा देता हूँ। अली बीच में कहाँ से आ गया? इसका यहाँ पर क्या काम है? वो गवाह है हमारे निकाह का, बल्कि इसकी पूरी फैमिली मौजूद थी यहाँ। ताइम की बात सुनकर इन्हें वाकई दिन में तारे नज़र आ गए। इसने अली को फ़ोन मिला के स्पीकर ऑन कर दिया। बेल जा रही थी। 5वीं बेल पे इसने फ़ोन उठा लिया। हेलो अली, कैसे हो? मैं दाइम बात कर रहा हूँ। आज कैसे फ़ोन कर लिया? आज कैसे याद आ गई हमारी? शादी क्या करवाई? तुम तो सब कुछ ही भूल गए। माना अब तो शादीशुदा है, कहाँ टाइम होगा तेरे पास हमारे लिए? मगर थोड़ी सी शर्म भी होती है बंदे में। इतनी आसानी से तो मुझे भूल गया? नहीं यार, बस आजकल मसरूफियत ज़्यादा थी। इनफैक्ट आज मैं तुझसे मिलने ही आना चाहता था। हरगिज़ भी नहीं। अम्मी तुम दोनों को डिनर पे इनवाइट करना चाहती हैं, इसलिए पहले आकर मेरा डबल खर्चा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सुनकर अंकल को बता दिया क्या? वैसे मेरा ख्याल है जितना तू खामड़ है तूने इन्हें अब तक कुछ नहीं बताया होगा। देख यार, तो इन्हें सारी बात क्लियर करा दे। वो बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान है। लव मैरिज करना गुनाह थोड़ी है। फिर भाभी तो हैं ही इतनी अच्छी। अंकल कुछ नहीं कहेंगे तुझे। अली की नंबर 1 परफॉर्मेंस ने चेहरा फेर कर बमुश्किल हंसी कंट्रोल की। अदन फटी फटी आंखों से कभी इसे और कभी इसके हाथ में पकड़े हुए मोबाइल को देख रही थी, जहाँ कोई अकल से पैदल इंसान नॉन स्टॉप शुरू हो चुका था। इसने कनखियों से डैडी को देखा, जिनका चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। चल अली ठीक है, आंटी को बता देना हम दोनों ज़रूर आएंगे। ओके, आज शाम ऑफिस का चक्कर लगाना, फिर बात करेंगे। इसने कहकर लाइन काट दी। फ़ोन बंद होते ही डैडी रास्ते में पड़ी टेबल को ठोकर मारते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। डैडी के जाते इसने इत्मीनान भरी सांस खारिज कर किचन की तरफ बढ़ गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह को लगा ली। पानी पीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ तो जहन सामने खड़ी लड़की की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो अभी बेयकीनी से मुंह खोले इसे देख रही थी। बैठ जाएं इधर, अब खड़ी खड़ी बेहोश ना हो जाना। आपने क्यों किया ये सब? क्या किया मैंने? आपने झूठ क्यों बोला अपने डैडी से? तो और क्या करता? बता देता। क्या कहाँ से लाया था आपको? क्या जवाब देता? क्यों है आप यहाँ पे? इसकी बात पे वो खामोश हो गई। मैं इस जगह से आपको किसी गलत नीयत से हरगिज़ नहीं लाया था, मगर ये बात सिर्फ आप और मैं ही जानते थे। दुनिया नहीं जानती। अभी सिर्फ डैडी को पता चला, आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाएगा। वो आपकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है। वो बात करने के लिए तमहीद बांध रहा था। अदन की सांस सीने में अटक गई। फिर क्या होगा अब? आई कैन हैंडल दिस मैटर। अगर आप मेरा साथ दें तो। क्या मतलब? क्या करना है मुझे? इसने एक नज़र सोफे पर बैठी हालात से सहमी लड़की को देखा। जो बात वो कहने जा रहा था, अगर वो ना मानी तो क्या करना होगा मुझे? जो डैडी को बताया वो सब सच करना है आपको। मुझसे निकाह करना होगा। क्या? वह स्प्रिंग की तरह सोफे पर से उछली। मगर ये कैसे हो सकता है? इस मसले का सिर्फ यही हल है मेरी नज़र में। मगर मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं कैसे कर सकती हूँ आपसे निकाह? नहीं, मैं हरगिज़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मोहतरमा, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपसे निकाह करने का। ये सब सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। नहीं करना तो ना करें, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। मैंने तो बेलावजह डैडी को अपने ख़िलाफ़ कर लिया। चलें उठें, छोड़ के आएं आपको वापस। कहाँ कहाँ छोड़ के आना है मुझे? जहाँ से लाया था। और कहाँ? उठें जल्दी करें, मेरे पास टाइम कम है। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं वहाँ कभी वापस नहीं जा सकती। वहाँ का तो सोच कर ही रूह कांप गई। तो आप कर क्या सकती हैं वो बता दें। निकाह मुझसे कर नहीं सकती, वापस आप जाना नहीं चाहती। यहाँ बगैर किसी रिश्ते के मैं आपको नहीं रख सकता। सो बताइए क्या करूँ मैं? देखिए, मैं यहाँ पर आपको मज़ीद नहीं रख सकता। आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर्कल में ये बात फैल जाएगी। और फ़िलहाल तो मैं कोई स्कैंडल अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हूँ। अभी तो डैडी चले गए हैं, मगर इनका कोई पता नहीं। हो सकता है वो मम्मी को लेने गए हैं और कुछ देर बाद दोबारा यहाँ पे हल्ला बोल दें।
सब ये सब ज़रूरी हो चुका है, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ये कि आप मुझसे निकाह कर लें, फिर आप यहीं पर रहेंगी, मेरी ज़िम्मेदारी होगी। आपके हर अच्छे बुरे का ज़िम्मा मेरा होगा, और दूसरी सूरत ये है कि मैं आपको वहीं छोड़ूँ जहाँ से लाया था, क्योंकि मैं ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हालाँकि मैं नहीं चाहता आप वापस इस दलदल में पहुँच जाएँ जहाँ से निकलने का दोबारा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ज़रूरी नहीं है हर बार कोई दाइम तलाल आकर आपको बचा ले, वहाँ जाने की सूरत में क्या होगा आप ये मुझसे बेहतर जानती हैं। फिर भी मैं अपना कोई फ़ैसला आप पर नहीं थोपना चाहता, आखिरी फ़ैसला आप ही का होगा, जो ठीक लगे वो बताएँ। 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से फ़ैसला करें। मैं यहीं बैठा हूँ आराम से टाँग पे टाँग रखे सोफ़े की बैक से टेक लगाकर अब फ़ैसले का इंतज़ार कर रहा था। अदन के आंसू आँखों में ठहर गए, वो सारी राहें मसदूद करके अब फ़ैसले की डोर इसके हाथ में थमा चुका था। वो नज़रों में बेयकीनी लिए इसे देख रही थी, तभी दाइम के मोबाइल की बीप हुई। अली का मैसेज आया था, अगर काम नहीं बना तो दोबारा फ़ोन कर। 2-4 और डायलॉग मेरे ज़हन में आ चुके हैं, ऐसी बातें करूँगा कि तुम्हारे डैडी बेचारों को तो तेरे वलीमे की फ़िक्र पड़ जाएगी। अली के मैसेज पे अपना कहका ना रोक सका, आई लव यू सो मच। इसने अली को रिप्लाई देकर फ़ोन साइड पर रख दिया। आप बजाय मुझे ऐसे देखने के हर पहलू पर गौर कर ले। 5 में से 2 मिनट तो गुजर चुके हैं, अगर आपने कोई जवाब ना दिया तो मैं यही समझूंगा कि आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लिया है। इसके बोलने पर अदन को वाकई होश आ गया। नहीं, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। जो शख्स मेरी खातर अपने बाप के सामने खड़ा हो सकता है, वो मुझे दुनिया के भेड़ियों से भी बचा सकता है। ठीक कह रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है हर बार कोई टाइम दलाल आकर मुझे बचा ले। अगर ये मुझे वापस छोड़ आया तो नहीं, ये माशरा मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। अगर मुझे बचाने का आखिरी मौका मिल रहा है तो मैं इसे कभी नहीं गंवाऊंगी। मगर अम्मा अब्बा क्या वो मुझे तस्लीम कर लेंगे? आखिरी पॉइंट पर वो झिरझिरी लेकर रहेगी। ये आखिरी मौका था, वरना फिर से ख़रीदार आएंगे, फिर से इसकी बोलियां लगेंगी। ये सोच आते ही वो पूरी जान से लरज़ गई। अब भी वो तकलीफ़ याद आती तो आंसू भल भल आंखों से गिरने लगते। अब दोबारा किसी आजमाइश का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ये शख्स जैसा भी होगा, कम अज़ कम मुझे रहने के लिए छत तो देगा ना। सर पे आसमान और पाँव के नीचे ज़मीन का मतलब अब वो अच्छे से समझ चुकी थी। 5 की बजाय 8 मिनट हो चुके थे। इसका मतलब है आपको सेकंड ऑप्शन कबूल है। सो चलिए, ऐसे ही सही, उठो, छोड़ो मैं आपको, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। उसने खुद को कहते सुना। आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही थी। इसकी बात सुनकर दाइम ने गहरी सांस खारिज करके बेख्तर सर सोफे की बैक से टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो जानता था अदन मर के भी सेकंड ऑप्शन कबूल नहीं करेगी, इसलिए उसने फर्स्ट ऑप्शन के बेइंतहा फ़वाइद और सेकंड के डबल नुकसान इसके सामने रखे थे। आप कमरे में जाए, मैं निकाह का बंदोबस्त करता हूँ। वो रोबोट की मानद उठकर कमरे में चली गई। सारी हंसियात मुर्दा हो चुकी थी। हदन के जाने के बाद इसने अली को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही दोबारा शुरू हो गया, यार दाइम, अगर तू कहे तो मैं अंकल से बात करूँ। अब ये कोई ढका छुपा मामला तो नहीं रहेगा। इलेक्शन नज़दीक है, मुखालफिन तो इस तरह की बातें बहुत उछालते हैं। अंकल को चाहिए भाभी को एक्सेप्ट कर ले, वरना अगर दुश्मनों को भनक भी पड़ गई तो अंकल की कुर्सी तो गई। मेरा ख्याल है इन्हें पहले ही तुम्हारा वलीमा करके सबको इतला देनी चाहिए। बस कर दे अली, बस कर दे, चले गए हैं डैडी। दाइम ने बेतहाशा हंसते हुए इसे दरमियान में रोका। तो पहले बक देता ना, मैं तो अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए 150 डायलॉग सोच कर बैठा था। वैसे भी अंकल को सबसे ज़्यादा अजीज़ कुर्सी ही है। जो काम करवाना होता है इन्हीं दिनों में करवाया कर। मशवरे का शुक्रिया। अब ज़रा खुल के बता मामला क्या है। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले ऐसा कर, एक निकाह और चंद गाँव का बंदोबस्त कर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर जल्दी से सबको फ्लैट पे लेकर आ जा। आई एम वेटिंग। ओ भाई, तेरा दिमाग कहीं सैर तो नहीं करने गया? ब्रेक पे पाँव रख ले। पहले नकली निकाह अब असली निकाह तो बताता क्यों नहीं है? मसला क्या है तेरा? तुम आओगे तो ही सब बताऊंगा। फ़िलहाल सबको लेकर पहुंच और सिर्फ एतमाद वाले बंदे लाना। और हाँ, रॉबी को भी साथ लेके आना, आंटी को भिनक भी ना पड़े। अच्छा ठीक है, आता हूँ, पर बारात कहाँ लेके आनी है? कौन सी बारात? निकाह यहीं मेरे फ्लैट पे होगा? क्या मतलब, दुल्हन पहले से ही मौजूद है क्या? ओ माय गॉड दाइम तलाल, आज तो मेरे दिल के चारों खानों से उतर गया है। शट अप, जितना कहा है बस इतना कर, आधे घंटे के अंदर पहुँचो। आधा नहीं यार, 1 घंटा लग जाना है मुझे। नहीं नहीं, सिर्फ आधा घंटा। डैडी फ़िलहाल चले गए हैं, इनके दोबारा आने से पहले मैं ये सब फिक्स करना चाहता हूँ। ना बेटा ना, आधा घंटा तो मुझे गवाह इकट्ठे करने लग जाना है। बाकी आधे घंटे में छुआरे भी पैक करवाने हैं। क्यों, तूने छुआरे क्या करने हैं? तो खुद यहाँ पे मर, मेरे लिए यही बहुत है। ओ भाई, पाकिस्तान में कौन सा निकाह है जो बगैर छुआरों के हुआ हो? कम अज़ कम मैं तो सूखे मुंह तेरे गवाहों वाले खाने में दस्तक नहीं कर सकता। मेरे पास जो गवाह है ना, जब तक इन्हें 2-2 छुआरों की थैलियाँ ना मिले वो किसी सूरत गवाही नहीं देंगे, इसलिए अभी से सोच ले। तो तुझे किसने कहा है? तो अपने जैसे इकट्ठे कर ले। देख, इस वक्त मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। इससे पहले कि डैडी दोबारा आ जाए, मुझे सब हल करना है। अगर तू नहीं आ सकता तो बता दे, मैं खुद कर लूँगा सब कुछ। दाम की घसीली आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन लाइन पे आ गया। अच्छा अच्छा, सीरियस तो ना हो आ रहा हूँ, बल्कि निकल पड़ा हूँ। छुआरों वाला तो पीछे रह गया बेचारा। इससे पहले कि अली की बकबक दोबारा शुरू होती, इसने फ़ोन बंद कर दिया। रॉबी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें एक जगह पे जाना है। कहाँ पे? मेरे दोस्त की शादी है, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। अगर रेडी हो सकती हो तो हो जाओ, सिर्फ 10 मिनट में। अच्छा ठहरो, मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। नहीं नहीं, अम्मी से नहीं पूछना, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सिर्फ हम दोनों ने जाना है।
हाँ, वो क्यों, अम्मी को बताए बगैर नहीं जाना मैंने। देखो रावी, ये ज़रूरी है, अम्मी को भिनक भी ना पड़े। मेरे पास टाइम कम है, सोहरिया प्लीज़ अगले 10 मिनट में जल्दी से तैयार होके आई। अम्मी मैं नादिया से कुछ नोट्स लेने जा रही हूँ भाई के साथ, देर हो जाए तो परेशान मत होइएगा। वो अम्मी का जवाब सुने बगैर भागती हुई बाहर आई, जहाँ अली विसल पे विसल दे रहा था। इससे पहले कि अम्मी दरवाजे तक आती, इसने जल्दी से गाड़ी भगा ली। अब बताओ कहाँ जाना है? बताया तो है, मेरे दोस्त की शादी है। कौन से दोस्त की है जो अम्मी को भी बताने नहीं दिया? जब जाओगी तो पता चल जाएगा। तुम्हारी बातें मुझे मशकूक लग रही हैं। हाय, कहीं तुम तो नहीं जा रहे शादी करवाने? दाइम का निकाह है। क्या दाहिम भाई का? इसकी पुरजोश चीख पे अली ने कानों पे हाथ रख लिया। फिर तुमने अम्मी को क्यों नहीं बताने दिया? इसलिए कि वो घर वालों के इल्म में लाए बगैर शादी कर रहा है। हाय अल्लाह, यानी खुफिया शादी क्यों कर रहे हैं वो? ऐसा तुम्हें रुकना चाहिए था इन्हें। अगर अंकल को पता चल गया तो? मेरे कहने पे तो नहीं रुका, तुम जाकर रोक लेना इसे। बड़ा मेहरबानी, मेरा सर न खाओ, चुप करके बैठो। लड़की के घर वाले मान गए हैं कि आज शादी के लिए? ये देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुंह बंद कर लो, वहाँ जाके सब कुछ पता चल जाएगा। इसे चुप करवा के वो मोबाइल पे मसरूफ़ हो गया। नवाब आलम पे भाई की मौत की खबर बिजली बन के गिरी थी। सारी उम्र वो भाई से दूर रहते, मगर अब इसकी मौत ने इन्हें हिला के रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म का एक हिस्सा मफलूज हो गया। हुआ क्या था इसे? कल तो बिल्कुल ठीक ठाक गया था मेरे पास से, फिर एक दिन में ये सब कैसे हो गया? बस आपके पास से ही होकर आए थे, आते ही तबीयत ख़राब हो गई इनकी। मीर आलम के छोटे बेटे ने रूखे लहजे में जवाब दिया। नवाब आलम जब्त के घूंट भर के रह गए। अब्दुल्ला ने इनके हाथ पे हाथ रखकर तसल्ली दी। जहांगीर कहाँ है नबील? अब्दुल्ला ने छोटे बेटे नबील से पूछा। जब से वो आए थे जहांगीर नज़र नहीं आया था। मुझे क्या पता, मुझसे कौन सा पूछ के जाता है वो? नबील कह के बाकी आए लोगों से ताज़ियत वसूल करने लग गया। अम्मा अंदर परवीन चच्ची को साथ लगाए तसल्ली दे रही थी, मगर वहाँ पे अक्सर ख़वातीन बजाय दुख दर्द बांटने के नवाब आलम की किस्मत पे अफसोस कर रही थी। हक कहा, चौधरी नवाब तो किस्मत ही माड़ी लिखवा के लाया। पहले बेटी घर से भागी, अब भाई भी सारा कुछ छोड़ के ऊपर पहुँच गया। हालांकि नंबर तो पहले चौधरी नवाब का ही था, पर आई को कौन टाल सकता है? छोटा बिरा पहले ही चला गया। इन जाहल औरतों की बातों पे अम्मा ने दहल कर दिल पे हाथ रखा। कुछ पता चला कहाँ चली गई वो लड़की? अल्लाह जाने बहन, मेरे ख्याल में तो कोई ऊंचा ही हाथ मारा होगा इसने। अम्मा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन औरत की ज़ुबानें बंद करवा देती। इनके आंसू में रवानी आ गई। ये सब तो शायद अब ताउम्र झेलना था। बाप के जनाजे पे भी जहांगीर मौजूद ना था। यहाँ तक कि मीर आलम पे मनो मिट्टी डाल दी गई, मगर जहांगीर ना आया। चचा के स्वामी के बाद अब्दुल्ला ने हर चीज़ एसपी दानियाल से डिस्कस की। तुमने मुझे इस वक्त क्यों ना बताया? जब वो घर आया था मैं कोई भी केस इस पर डाल देता। अब खुदा जाने वो कहाँ चला गया। इसकी फैमिली तो है ना, इससे पता करो। स्वामी के बाद इसकी सारी फैमिली गांव से जा चुकी है, किसी को कुछ इल्म नहीं वो कहाँ चले गए हैं। रात के अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये तो सब एक प्री प्लान गेम है दानियल। तुम किसी भी तरीके से इसका पता चलो, सिर्फ एक ही तो सुराग था, अब वो भी हाथ से निकल गया है। परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। दानियाल की तिफल तसल्ली पे वो पेशानी मसलता दरवाजे की जानब बढ़ गया। अली राबी को फ्लैट पर छोड़कर खुद गवाहों को लेने चला गया। दाइम ने इसे देखकर सुख का सांस लिया। इसने इसे बिलखसूस अदन के लिए ही बुलवाया था। इस मौका पर इसे वाकई सहारे की ज़रूरत थी। दाइम ने मुख्तसर इसे कुछ सच झूठ मिलाकर बताया। वो परेशानी से सर हिलाती अदन के कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने एक डरी सहमी सी लड़की बैठी थी। राबी को बेख्तियार इस पर तरस आया। अस्सलाम वालेकुम, मैं राबेल हूँ, दाइम भाई के दोस्त की बहन। अदन को तो कुछ समझ ही ना आया वो क्या कह रही है। राबी खुद ही आगे बढ़कर इसके पास बैठ गई। कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अदन ने खामोश नज़रों से इसे देखा। इसकी आंखों की वीरानी देखकर राबी कांप सी गई। इसने खुद ही आगे बढ़कर इसे गले लगा लिया। वो इससे इधर उधर की बातें करके इसे नॉर्मल करने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद अली दरवाज़ा नॉक करके हाथ में रजिस्टर थामे इस तक आया। राबेल ने रजिस्टर पेन इसके सामने किया। इसने बेतासर नज़रों से सामने पड़े रजिस्टर को देखा। आप बिल्कुल राबी की तरह हैं, प्लीज़ बगैर किसी टेंशन के साइन करें। दाइम की गवाही मैं आपको देता हूँ, आप मुझ पर पूरा एतबार कर सकती हैं। आज से मेरी एक नहीं दो बहनें। अली ने आगे बढ़कर इसके सर पे हाथ रखा। इसके साकत वजूद में जुम्बिश हुई। निकाह नामा और पेन सामने पड़ा था। कुछ लम्हों बाद अपने सारे हकूक उम्र भर के लिए किसी और शख्स के नाम करने वाली थी, फिर सारी ज़िंदगी के लिए एक और नाम इसके नाम के साथ जुड़ जाएगा। वो अदन नवाब आलम से अदन इसके हाथों में थामा पेन लर्ज किया। पहले सफ़े पे अदन नवाब आलम लिखते ही आंसुओं की जड़ी लग गई थी। सारी हंसियात जाग गई। राबेल ने इसके कंधे पे हाथ रखा। इसकी ये हालत देखकर इन दोनों की आंखों में नम हो गई। एक के बाद एक सफ़े पे दस्तखत करते हुए धुंधलाई आंखों में सिर्फ अम्मा और अब्बा के चेहरे थे। अली के जाते ही वो राबेल के गले लगकर बेतहाशा रो दी।
अली को बाहर आते देखकर दाइम ने पुरसुकून सांस खारिज की। इसका संजीदा अंदाज बता रहा था अंदर बरसात जारी है। निकाह के बाद सबको फारिग करके वो हाल में इसके पास आ बैठा। भाभी का भी ख्याल रखना, इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो पहले इतने बुरे हालात से गुजर चुकी हैं। इसकी बात पे दाइम ने सर हिलाया। तभी राबेल कमरे से नमूदार हुई, भाई तुमने घर जाना है तो चले जाओ, आप ही की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आज रात यहीं रहने दो, वो बहुत डिस्टर्ब है। अली ने कनखियों से दाइम की तरफ देखा जो नफ़ी में सर हिला रहा था। इसके हलक से भी इख्तियार कहका उमड़ा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? राबेल ने गुस्से से इसे देखा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात पे तो नहीं हूँ सर, ठीक है अगर तुमने रहना है तो रह लो, कोई मसला नहीं, क्यों दाइम? इसने मुस्कुराहट दबाकर दाइम से कहा और दाइम ने इस तरह इर्द गिर्द देखा जैसे इसके सर पे मैं मारने के लिए कुछ चीज़ ढूंढ रहा। और अभी वापस कमरे में चली गई जबकि अली वहीं सोफे पर लेट गया। उठ और दफ़ा हो जाए यहाँ से। दाइम इसके सर पर आकर खड़ा होगा। नहीं यार, आज मेरा दिल कर रहा है तुझे अकेला ना छोड़ूं। चल आज की रात तेरे पास ही हूँ, जितने दुख सुख करने हैं कर ले, बहुत शुक्रिया, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे तेरा साथ साथ छोड़ने की। मुझसे ज़रा तमीज़ से बात कर। अभी नेहा को फ़ोन करके तेरे ताज़ा तरीन निकाह की इतला दे दी ना तो तूने मरहम पट्टी करवाने के लिए भी मुझे ही फ़ोन करना है। अली के कहने पे इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। बक करके तू नहीं थकता, जितनी मर्जी करवा लो। हाँ मुझे याद आ गया, अम्मी तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं, बताओ फिर कब तक आओगे तुम? अली के कहने पर इन दोनों के कहके हाल में गूंज उठे। अगर तू बजाय फ़ोन के सामने खड़ा होकर ये बातें करता तो डैडी ने तो मेरे साथ साथ तुझे भी आलम बाला पहुंचा देना था। और अबेल से कहना आंटी को अभी कुछ ना बताया, ये ना हो वो मिठाई लेकर अम्मी को मुबारकबाद देने आ जाए। नहीं अम्मी को नहीं पता, तो ऐसा कर अब खाने का बंदोबस्त कर, छुआरे तो मुझे लाने नहीं दिए, सारे गवाह भी मुझे कोसते हुए गए होंगे। अली फिर से स्टार्ट लेने लगा। दाइम ने वहीं बैठे बैठे राबी को आवाज़ दी, इसे क्यों बुला रहा है? देख हमने कहीं नहीं जाना, आज रात तो यहीं रहना है, भला मैं तुझे इस मुश्किल में अकेला छोड़ के जा सकता हूँ? जी भाई। तभी रावेल बाहर है। राबी आंटी की कॉल बार बार आ रही है। ओह नो, काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी। मगर आप ही इट्स ओके, तुम लोग घर जाओ, बिला वजह आंटी टेंशन लेगी, इसने संजीदगी से कहा। जबकि अली कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। राबी मैं अम्मी को कह देता हूँ तुम्हारी दोस्त की तबीयत ख़राब है, कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। दाइम ने इसे घूर के देखा। बेटा हम तेरे निकाह में भी झूठ बोल के ही आए हैं, कोई बात नहीं, गिन गिन के बदले ले लूँगा। चलो राबी, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो मुंह लटकाए दरवाजे की जानब बढ़ा। राबी भी अदन से मिलकर इसके पीछे आ गई। अब तुम मुझसे किसी शराफत की तवक्को न रखना, अभी के अभी नेहा को फ़ोन करके ब्रेकिंग न्यूज़ देता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अली की धमकी पे वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। हैंडल पे आहिस्ता से हाथ रखकर इसने दरवाज़ा खोला। अदन इसको देखते ही बेड पर से उठ खड़ी हुई। वो चलता हुआ इसके पास आ रुका। अदन का सर मज़ीद झुक गया, नज़रें अपने सामने मौजूद ब्लैक शूज़ पर थीं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये सब इतनी जल्दी और यूं अचानक हो जाएगा। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी था जो हुआ, वो सब शायद ऐसे ही लिखा होना था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि डैडी यहाँ पे आ जाएंगे, सो इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं कभी आपको इस जगह पे वापस नहीं भेज सकता। इतना बेगैरत नहीं हूँ, जिस जहन्नम से आपको निकाल के लाया था दोबारा वहीं छोड़ूँ। अगर आपको यहाँ छोड़ने के बाद मैंने कोई खैर खबर नहीं ली तो इसका ये मतलब नहीं मैं आपसे गाफिल हो गया था। मैंने इसलिए कोई रब्ता नहीं रखा ताकि आप खुद को सिक्योर समझे। अब आप मेरी जिम्मेदारी है, किससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोन रखे अपने पास, मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है, कोई मसला हो तो फ़ौरन मुझे कॉल करना, ठीक है? दाइम ने अदन को एक सेल फ़ोन देते हुए कहा। इसने इस बात में सर हिला दिया। चले आए, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लें, मुझे भी ऑफिस जाना है। डैडी या कोई भी और आए दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलना, मैं शाम को आऊँगा, ओके? वो इसे खुदाफिज कहता हुआ चला गया। इसके जाने के बाद वो कमरे में आई और आते ही सजदे में गिर गई। वो बगैर कुछ कहे सिर्फ रोए जा रही थी। खुदा ने इसकी इज्जत की हिफाजत की थी और अब इसे महफूज हाथों में सौंप चुका था। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती थी? वो हिचकियों से रोए जा रही थी। बाज़ औक़ात हमारे पास अल्लाह से कहने को कुछ भी नहीं होता, बहुत कुछ कहने की ख्वाहिश के बावजूद ज़बान अल्फाज का साथ नहीं देती। इस वक्त ज़बान बिल्कुल गंग हो जाती है, फिर दिल का गुबार सिर्फ आंसुओं के ज़रिए ही निकलता है। और वो तो अल्लाह है, बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब। वो तो फिर सब कुछ जानता है, हमारे एक एक अंदाज से वाकिफ़ है। वो भी बगैर कुछ कहे इसके हुजूर सर रखे रोए जा रही थी। इस वक्त इसकी आंखों से गिरने वाले कतरे अनमोल थे, क्योंकि ये शुक्राने के आंसू थे। सारा दिन इसे अली के धमकी भरे मैसेजेस मिलते रहे। तलाल ने भी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाया, सो इसे खुद ही सारा काम निपटाना पड़ा। सारी फाइल्स और कैश बैंक में रखवा कर वापसी पर इसने गाड़ी मार्केट की जानब मोड़ दी। आज अदन के वही हफ्ता पहले वाले कपड़े पहने देकर इसे बेइंतहा नदामत हुई। सो वो इसके लिए कपड़े, जूते, बैग, परफ्यूम, ब्रश और जाने क्या वला वला ख़रीद लाया था। वो सारे शॉपिंग बैग गाड़ी में रख रहा था जब करीब से आने वाली आवाज़ पे चौंका। हाय दैम, तुम यहाँ? हेलो नेहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम क्या कर रहे हो यहाँ?
क्यों, क्या करते हैं मार्केट में, ये इतनी ढेर सारी शॉपिंग किसकी है। इससे पहले कि नेहा शॉपिंग बैग खोलकर चेक करती, इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़ाहिर है मेरी है और किसकी होनी है। अगर तुम आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे साथ कुछ देर के लिए चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। प्लीज़ नेहा तुम खुद ही करो, मुझे अभी और भी काम है, प्लीज़ सॉरी। इसे कहकर इसने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर पिछली सीट पर पड़े शॉपिंग बैग में से मैरून और गोल्डन कलर का लेडीज सूट नेहा की नज़रों से ना छुप सका। लेडीज़ शॉपिंग का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए जो समझ आया वही ले आया हूँ आपके लिए। सॉरी, मुझे पहले इस बारे में ख्याल नहीं रहा। चेक कर लें, जो चीज़ मिसिंग है वो बता देना। अदन ने जवाबन फ़क़्त सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। अकेली औरत की इस माशरे में कोई अहमियत नहीं है। तन्हा औरत तिनके से भी ज़्यादा हल्की होती है। ये लोग इसे कभी जीने नहीं देते। इसके लिए एक मर्द का साथ बहुत ज़रूरी होता है। वो हफ्ता भर से यहाँ मौजूद थी, तब इसको इन चीज़ों का ख्याल नहीं आया, लेकिन अब निकाह के फ़क़्त चंद घंटों बाद ही दायम को इसकी हर चीज़ की फ़िक्र थी। मर्द हर औरत की इतनी परवाह नहीं करता, वो सिर्फ़ इसकी परवाह करता है जो एक जायज़ रिश्ते में इसके साथ बंधी हो। वो बेड पे पड़े शॉपिंग बैग के ढेर को देखते हुए सोच रही थी। सिर्फ़ इसको नॉर्मल करने के लिए दायम रात देर तक बैठा इससे बातें करता रहा, मगर अदन ने इसकी किसी बात का जवाब हूँ या हाँ से ज़्यादा नहीं दिया। फिर भी वो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे बरसों की शनासाई हो। अदन, आई नो ये सारी सिचुएशन बहुत टफ़ है आपके लिए, मगर मैं फिर भी चाहूँगा आप ख़ुद को नॉर्मल करें। जितनी जल्दी हो सकता है हालात को एक्सेप्ट कर लें, ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। आइंदा मेरे घर में से कोई भी आए तो यूं डरी सहमी मत रहना, ठीक है। पहले की बात और थी, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। खुद को पहचाने, अब आप वो नहीं है जो पहले थी। वो मुख्तलिफ अल्फाज में इसको और भी बहुत कुछ बावर करा चुका था। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है, डैडी लाजमी इंतज़ार कर रहे होंगे। वो टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ जहाँ अब घड़ी की सुइयाँ 12 से आगे जा चुकी थी। आप जा रहे हैं, निकाह से लेकर अब तक ये पहला फ़िक्र था जिसकी ज़ुबान से अदा हुआ। ये भी दाइम के पिछले 4 घंटे अकेले बोलने का समर था जो अब इससे कुछ पूछ रही थी। आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ, दाइम ने मुस्कुराते हुए इससे कहा। न न नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। ओके फिर टेक केयर, नींद की टेबलेट ले लेना। मैं राबेल से कहूँगा वो कल को आपके पास आ जाएगी। वो जानता था अभी अदन को सबसे ज़्यादा शुरू से विश किया है, पर अगर वो रुक जाता तो तलाल यकीनन इसके टुकड़े करने के लिए सुबह यहाँ पहुँच जाते। सोना चाहते हुए भी वो इसे खुदा हाफ़िज़ कह के चला गया। अगली सुबह वो ऑटोमोबाइल के मुताबिक ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डैडी के अलावा सब ने इसे जवाब दिया। वो संजीदगी से अपने सामने आज का पेपर फैलाया, इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहे थे। वो इनके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। क्या कर रहे हैं आप डैडी? नज़र नहीं आ रहा तुम्हें? मैं हेल्प कर देता हूँ अगर आप कोई मार्केट्स पॉइंट्स चेक कर रहे हैं तो। तुम जो आजकल कर रहे हो वही करो, इतना ही बहुत है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। इनके दो टोक अंदाज पे वो चुप सा कर गया। वो हमेशा से ही तलाल से बहुत अटैच था, वो भी इसकी हर गलती को हंसकर टाल जाते थे, मगर जो अब इसने किया इस चीज़ ने वाकई इन्हें दुख दिया था। सब तलाल की ये बेरुखी इससे भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारम, डैडी तो आजकल बिजी हैं, बिजनेस नहीं संभाल सकते, तुम जितने दिन यहाँ ऑफिस जाया करो। मेरे से हैंडल नहीं हो पा रहा सब कुछ, अपना ऑफिस वर्क भी करना होता है और डैडी का भी। वो जानता था अब ज़रूर डैडी बोलेंगे, हाँ भाई अब तुमसे कहाँ हैंडल होगा, तुम्हारे सर पे तो और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ पड़ चुकी हैं। डैडी की बात पर इसने सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर मुंह को लगा लिए। नो डैडी, इट्स ओके, ठीक कह रहा है ये, मैंने क्या करना होता है, फ्री ही होता हूँ सारा दिन, नहीं हो पा रहा है इससे हैंडल। मैं आपका ऑफिस देख लिया करूँगा। बेटा तुम्हारे वापस जाने में दिन ही कितने हैं, दोस्तों से मिलो, एंजॉय करो। और रही बात ऑफिस की, तो ये अगर इधर उधर मुंह मारी करने की बजाय सिर्फ बिजनेस पे तवज्जो दे तो सब कुछ हैंडल हो सकता है। सारों को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कोई बात नहीं डैडी, मैं भी तो यही पढ़ रहा हूँ, अच्छा है ना, इसे भी तजर्बा हो जाएगा। इसकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही पछता रहा हूँ इसको सर पर चढ़ा कर। सारा खामोश बैठी इनकी बातें सुन रही थी। माहौल में कशीदगी वाज़ेह रची हुई थी। दाइम और तलाल तो जब भी इकट्ठे होते तो कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करते रहते। ये खामोशी और तनाव तो कभी इनके दरमियान नहीं आया था। खैरियत है, आज आप दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अपने बेटे से पूछ लें, वो बेहतर बता सकता है आपको। क्या बात है दाइम? कुछ भी नहीं मम्मी, बिजनेस के मसाइल ये ऊंच नीच तो हो ही जाती है। डैडी बिला वजह टेंशन ले रहे हैं। डोंट वरी डैडी, अब सारम भी आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर सब हैंडल कर लेंगे। तलाल ने ज़ेरे लब इसे किसी महज़ब लफ्ज़ से नवाजा। इससे पहले कि डैडी कोई राज अफशा करते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। सारम, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी आना प्लीज़। इसकी बात पे सारम ने सर हिला दिया। तुम जाओ, मैं और डैडी इकट्ठे आ जाएंगे। वो एक नज़र डैडी पे डालता हुआ चला गया।
ऑफिस आकर इसने सबसे पहले अली को फ़ोन किया। क्या है यार, सो तो लेने दिया करो, सुबह सुबह क्यों फ़ोन खड़का दिया? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हें मेरे बगैर नींद कैसे आ जाती है? अभी उठो और जाकर राबी को अदन के पास छोड़ कर आओ। यार मैं कैसे छोड़ूं, अम्मी से क्या कहूँगा? कुछ भी कह देना, उन्होंने कौन सा तुमसे तफ्तीश करनी है? मेरा ख्याल है अम्मी को बता देता हूँ सब कुछ। इस तरह मैं कितने बहाने करूँगा, आखिर वो नहीं बताएंगी किसी को। हाँ हाँ, ताकि शाम से पहले मेरे घर में जल्जले आ जाएं। वैसे तो एक बार सोच, अगर अम्मी मुबारकबाद देने पहुंच जाएं तो तेरी मम्मी को जो घशियां पड़नी है वो तो पड़ेंगी ही। नेहा बीबी ने तो बगैर टिकट के ऊपर पहुंच जाना है। अपनी बात पे वो खुद ही कहका लगाकर हंस पड़ा। बस हो गई तेरी बैटरी चार्ज सुबह सुबह, अब उठ और राबी को छोड़कर आज जल्दी से। अच्छा यार, उठ रहा हूँ, और भाभी से कहना अच्छा सा नाश्ता बना के रखें, मैं बस कुछ देर में पहुँचता हूँ। जो ठोंसना है घर से ठोंस कर जाना है, इसकी पहले तबीयत ठीक नहीं है। ओए होए रांझे, बड़े दर्द उठ रहे हैं। राबी को बेचने की बजाय खुद क्यों नहीं चला जाता? मशवरा अच्छा है पर मैं अमल नहीं कर सकता क्योंकि डैडी ने आज ऑफिस आना है। हाय हाय, एक तो ये डैडी भी ना किसी की दाल नहीं गलने देते। बस बस, ज़्यादा बक बक नहीं, अभी मैं मसरूफ़ हूँ भाई। कुछ देर बाद सारम और डैडी भी पहुंच गए। तलाल तो नाक की सीध में चलते हुए अपने ऑफिस में चले गए, जबकि सारम इसके पास आ गया। मसला क्या चल रहा है तुम दोनों में? इतने दिनों से भी तो सब कुछ खुद ही संभाल रहे थे, अब मेरी याद कैसे आ गई? वहाँ डैडी सीधे मुंह बात नहीं कर रहे और यहाँ तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। डैडी से नहीं पूछा तुमने? पूछा था, उन्होंने कहा अपने लाडले से पूछ लेना। अब मम्मी की तरह मुझे भी ये मत कह देना कि बिज़नेस का मसला है। तुम ठीक कह रहे हो सामी, बात वाकई बिज़नेस की नहीं है, मसला मेरी पर्सनल लाइफ का है। वो इतना कहकर ही खामोश हो गया। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, बताओ क्या बात है? तुम पे ट्रस्ट ही है इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया, घर पे ये बात नहीं कर सकता था। मैं निकाह कर चुका हूँ। इसने अलग से लेके ये तक सारी बात सारम को बता दी। सारम बगैर चौंके मुतमिन अंदाज में मुकम्मल तवज्जो के साथ इसकी बात सुनता रहा। वो इस माशरे में रहता था जहाँ ये सब नॉर्मल बात थी, कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता था। ना ही किसी के पास इतना टाइम था कि सारे काम छोड़ के इकट्ठे बैठ कर दूसरे की ज़िंदगी पे तबसरे किए जाए। सो वो भी बगैर कोई जहनी सदमा लिए इसे सुनता रहा। देखो, मुझे इसमें एज़ इट कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, और डैडी की भी फ़िक्र मत करो, वो 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। असल मसला सिर्फ मम्मी का है। वो चाहे जितनी भी मॉड हों बट कभी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगी। तुम जानते हो इन्हें नेहा कितनी अजीज़ है। ये ऐसा नहीं, और डैडी भी सिर्फ मम्मी की वजह से ही ऐसा कर रहे हैं, वरना उन्होंने तो पहले कभी मेरी किसी बात पे ऐसे रिएक्ट नहीं किया। और मम्मी को भी किसने मशवरा दिया कि जाके नेहा से मेरी बात पक्की कराएं? एक बार भी उन्होंने मेरी मर्ज़ी नहीं पूछी, खुद ही सारे मामला तय कर लिए। जैसे मैं तो कोई गधा हूँ ना, जिस खूंटे से बांध दो वहीं बन जाऊँगा। नेहा के साथ तो मैं एक सेकंड नहीं गुजार सकता, कजा के सारी ज़िंदगी। पर मम्मी को ये बात कौन समझाए? जो सब तुमने मुझे बताया इसका एक और भी तो हल था, तुम इसे इसके घर भी तो पहुंचा सकते थे। नेवर, ये मैं किसी सूरत नहीं कर सकता। क्यों? आई डोंट नो, बट आई नो इट्स मीन तुम इश्क में गोडे गोडे डूब चुके हो। सारम की आंखों में शरारत वाज़ेह थी। ये तुम मेरे साथ अली वाली लैंग्वेज ना यूज़ करो, अभी कहीं से टपक पड़ेगा वो। इसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ? इन्हें इल्म है इस निकाह के बारे में? ओ भाई, कौन सी फैमिली? पता करवाने की ज़रूरत थी, कब समझी इसने? निकाहनामे में तो ऐसे साइन ठोके जैसे वो निकाहनामा नहीं बल्कि दुनिया में ऑक्सीजन का आखिरी कंटेनर हो, जिसको ना मिला तो ये सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। अली के आते ही बगैर ब्रेक के चलती ज़बान को देखकर दाइम ने सर पकड़ लिया। कैसे हो सारम, तुम मुहर्रम का चांद हो गए हो, कभी नज़र ही नहीं आते। ये नमूना कम था क्या जो तुम भी डैडी का बिजनेस डबोने आ पहुँचे? इसने सारम से मिलकर अपनी पोजीशन संभाली। इसकी बात पे सारम ने कहका लगाया। आज भी इस नमूने के कहने पर ही आया हूँ। राबी को छोड़ आए हो ना? हाँ, बमुश्किल अम्मी को खाला की तरफ भेज के फिर राबी को छोड़ के ही आ रहा हूँ। हाँ भाई सारम, फिर तुम कौन से नतीजे पर पहुँचे इसकी राम कहानी सुनकर? मुझे तो इसमें कोई मसला नज़र नहीं है। इसकी ज़िंदगी है, ये जैसे चाहे गुजारे, ये राइट है इसका। रहे डैडी तो इनसे मैं खुद बात करूँगा। वाह भाई वाह सारम, आज मुझे पता चल गया है तुम मेरी तरह हैंडसम ही नहीं हो, बल्कि तुम्हारी सोच भी बिल्कुल मेरी तरह सुपर है। लेकिन अब एक मसला है। वो क्या? नेहा बीबी सौतन को बर्दाश्त तो कर लेगी ना? इसकी बात पे इन दोनों का छत फाड़ कह कहा ऑफिस में गूंजा। दोपहर तक वो तीनों वहीं बैठे बातें करते रहे। अच्छा, अब मैं ज़रा डैडी को भी देखूं, सुबह से तुम्हारे पास बैठा हूँ, ये ना हो वो मुझे प्यार से गेट आउट कर दें। सारम के जाने के बाद अली को भी उठने का ख्याल आया। चल दाइम, मैं भी चलता हूँ, ये ना हो तेरे डैडी की तरह मेरे डैडी भी मेरे खिलाफ हो जाएं, इससे पहले मैं इनके पास पहुँचूँ। इन दोनों के जाने के बाद दाइम ने अदन का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है अब? मेडिसिन ली है?
जी ली है, बेहतर हूँ। रॉबी क्या कर रही है? सो रही है। और आप? मैं फ्री थी। आप बोलती ही कम हैं या सिर्फ मेरे सामने ही हूँ हाँ करती हैं? मैं बता तो रही हूँ जो आपने पूछा, मगर मुझसे तो अब तक कुछ भी नहीं पूछा आपने।